Hello everyone, welcome back to our channel Commerce Adhyapika. Today we'll be completing the planning chapter. Along with that, we'll be doing 2 or 3 most important case studies from planning chapter that could come in your paper. So we'll learn how to identify even if the wordings of the case studies are changed. Okay, so let's start where we left off. हमने फीचर्स के 4 फीचर्स तक कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में. यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो फीचर है वो है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. इसका क्या मतलब है कि प्लानिंग के अंदर बहुत ही सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जिसकी हमने बात की थी. सपोज हम वही वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू रखते हैं. अगर हमें गोवा जाना है तो हमारे पास ट्रैवल के 3 ऑल्टरनेटिव्स हमने देखे थे. कार का ऑल्टरनेटिव, बस का ऑल्टरनेटिव या फिर एयरप्लेन का ऑल्टरनेटिव. अब ये चूज़ करना कि कौन सा ऑल्टरनेटिव मेरे लिए बेस्ट रहेगा, वहाँ पर मैं डिसीजन मेकिंग कर रही हूँ, राइट. सो देयर इज एट सम लेवल डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्ड, राइट. सो प्लानिंग के अंदर हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है ऑल्टरनेटिव्स के रिगार्डिंग कि कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू माई कंपनी सिचुएशन, माई इकोनॉमी सिचुएशन, माई मार्केट सिचुएशन एट्सेट्रा. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मेंटल एक्सरसाइज. अब ये वाला फीचर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे को केस स्टडीज के अंदर एक वर्ड से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, दैट इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. मतलब देर आर सम पीपल हु आर हाईली इंटेलेक्चुअल, जिनको हम देख के कहते हैं अरे यार इसमें कुछ अलग बात है, इसका IQ बहुत अलग लेवल का है, राइट. वो पीपल हाई इंटेलेक्ट के लोग होते हैं. मतलब उनमें वो एबिलिटी होती है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. वो लोग बैठ के प्रीमाइसेस डेवलप कर सकते हैं. अब प्रीमाइसेस डेवलप करने के लिए हमारे को पहले फोरकास्ट करना पड़ता है फ्यूचर को, है ना, और हमें पास्ट को भी स्टडी करना पड़ता है. ये सब करने के लिए एक ऐसा इंसान जो हाईली इंटेलेक्चुअल हो, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा IQ हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा ऐसा पेशेंस हो कि वो फ्यूचर को फोरसी कर सकता है, पहले से ही अनुमान लगा सकता है कि क्या होगा, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इसलिए प्लानिंग जो है उसको वैसे ही लोग कर सकते हैं जिनके पास हाई इंटेलेक्ट होता है, जिनके पास हाई मेंटल कैपेसिटीज़ होती हैं. ओके, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑल्टरनेटिव्स के बीच में से भी चूज़ करना होता है, राइट. हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जिसके बीच में से हमें चूज़ करना होता है. अब कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट रहेगा ये चूज़ करना, इसके ऊपर मेरी कंपनी का पूरा फेट डिपेंड होता है, राइट. अगर मैं सपोज ये चूज़ कर लेती हूँ कि मैं प्लेन से जाऊँगी और वहाँ पर हाई टर्ब्यूलेंस आ जाता है, अब मेरा जो डिसीजन था उसके ऊपर मेरे पूरे ट्रैवल जर्नी डिपेंड होने वाली है, तो मुझे सारे पैरामीटर्स को चेक करना पड़ेगा, राइट. वैसे ही प्लानिंग के अंदर भी वो कंपनी का पूरा फेट उस प्लान या उस गोल के ऊपर डिपेंड है. अब आप अगर प्लानिंग ढंग से नहीं करोगे तो आपकी कंपनी फेल हो जाएगी. इसलिए इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज. इट रिक्वायर्स अ पर्सन विद हाई इंटेलेक्ट, राइट. सो नाउ वील बी डूइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. नाउ we'll be dealing with the significance of planning. अब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको केस स्टडीज़ के लिए ये हेडिंग्स बहुत अच्छे से याद रखनी है. मतलब कहीं ना कहीं एक क्लियर आइडिया आपके दिमाग में ज़रूर होना चाहिए कि ये हेडिंग्स क्या कहती हैं. आप वहाँ पर अगर हेडिंग भी याद रख के रखते हो तो आपको केस स्टडी को टैकल करने में आसानी होती है. आई नो कि ये बहुत ही ज़्यादा ग्रूसम टास्क होता है कि हम इतने सारे की सारी हेडिंग्स कैसे याद रखें. इसीलिए बेटा ये कहा जाता है कि एक बार पढ़ के जाने से आराम से आपसे केस स्टडी टैकल नहीं होगी. आप जब बार बार उस चीज़ को पढ़ते हो तो आपको हेडिंग्स रिटेन हो जाती हैं. ये मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि आप प्लीज़ 2 से 3 रीडिंग्स लो एंड उसके बाद आप हेडिंग्स बस लिख के देख लो, तो आपको हेडिंग्स अपने आप ही ग्रास्प हो जाएंगी. ओके, सो सबसे पहला है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. अब इस चीज़ को समझना बहुत आसान है. इसके अंदर वही बेसिक चीज़ें दोबारा से बोली गई हैं कि प्लान्स जब हम लोग बनाते हैं तो वो हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं, राइट. जहाँ पर हम ये बताते हैं कि आपको क्या करना है, राइट. बिकॉज प्लानिंग इज व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड बाय हुम इट इज़ टू बी डन. यस, सो यहाँ पर हम ये सारी की सारी चीज़ें बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है.
इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के पास एक क्लियर आइडिया होता है कि काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो एम्प्लॉयज़ को एक डायरेक्शन मिलती है कि यार मुझे ऐसे ही काम करना है, ठीक है। सपोज आपको टॉप करना है, आप एक प्लान बनाते हो, उसमें आप एक टाइम टेबल बनाते हो। आपको वो टाइम टेबल जो आपका प्लान है आपको एक डायरेक्शन देगा कि यार तुझे 3 से 4 तक रेस्ट करना है, 4 से 6 तक इकोनॉमिक्स पढ़नी है, 6 से 8 तक मुझे बिजनेस पढ़ना है, 8 से 10 मुझे अकाउंट्स पढ़ना है। तो आपको एक डायरेक्शन मिली, आपके एफर्ट्स को एक रास्ता मिला कि आपको किस तरफ जाना है, राइट। प्लानिंग भी यही करता है, एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देता है। ओके, नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। इस पूरे चैप्टर में एक सबसे ज़्यादा जो क्रूशल चीज़ मैं डिस्कस करती आई हूँ वो है डेवलपिंग प्रीमाइसेस एंड डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब होता है जब हम फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, मतलब हम बैठकर आज बता रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। वेदर फोरकास्ट देखा है, वेदर फोरकास्ट जो करते हैं उनको पता है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, नहीं, बट वो लोग फोरकास्ट कर रहे हैं कि हो सकती है। कैसे? ऐसे तो है नहीं कि बैठे बैठे अनुमान लगा लिया कि हो जाएगी बारिश, नहीं, उन्होंने स्टडी किया एनवायरनमेंट को, उन्होंने पास्ट के रिकॉर्ड्स भी चेक किए कि भाई पिछले 4 साल से इतने अगस्त तक बारिश आती है, तो वो इस बार भी प्रिडिक्ट कर देंगे। पास्ट को भी स्टडी करेंगे, फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करेंगे। इन दोनों को करके साथ में वो लोग रिड्यूस करना चाहते हैं रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब अनसर्टेनिटी कैसी सिचुएशन होती है जहां पर आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कंफ्यूजन है, ठीक है। तो प्लानिंग वो रिड्यूस करने में हेल्प करती है। नाउ प्लानिंग उस चीज़ को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकती, बिकॉज एंड में वो चीज़ होगी या नहीं होगी वो नहीं पता, बारिश कल होगी या नहीं होगी नहीं पता, बट जो आपकी वेदर फोरकास्ट है वो आपकी अनसर्टेनिटी रिड्यूस कर देगी, बिकॉज आप अम्ब्रेला लेकर ट्रैवल करोगे, आपका रिस्क रिड्यूस कर देगी कुछ लेवल तक अनसर्टेनिटी से आने वाला, ठीक है, बट कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकती। नेक्स्ट है रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अब इस वाले पॉइंट में पूनम गांधी या फिर किसी भी बुक में क्या दिया हुआ है कि जब भी आप प्लान्स बनाते हो तो आप सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को ध्यान रख के बनाते हो। उसके बाद हमने बात की थी डेरिवेटिव प्लान्स की। जो डेरिवेटिव प्लान्स होते हैं वो आपके मेन प्लान में से ही निकल कर आते हैं, मतलब आपका मेन प्लान और डेरिवेटिव प्लान्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, राइट। अब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ, तो सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में डाइवर्ट होते हैं, ठीक है। तो वो सारे जब अपनी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो उससे काम ओवरलैप नहीं होगा, मतलब सब एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि मेरा काम कितना है, इतना है। बार बार सेम बंदे एक काम नहीं करेंगे, वैसे ही सेम डिपार्टमेंट्स, 2 डिपार्टमेंट्स सेम काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास पहले से ही प्लान्स हैं कि तुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग नहीं होगी तो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, एक्टिविटीज़ नहीं होंगी जो कि टाइम को वेस्ट करें, ओके। सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है वो है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। अब ये उस फीचर से बहुत ही ज़्यादा मैच कर रहा है कि प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज। अब प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन होना पड़ता है, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। दैट इज़ आपको फ्यूचर को फोरसी करना पड़ता है, आपको फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना पड़ता है, आपको पास्ट को भी स्टडी करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो मैनेजर के अंदर एक क्रिएटिव थिंकिंग आती है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है, इनोवेशन डेवलप होता है। तो उन्होंने क्या बोला कि जब कोई मैनेजर प्लानिंग करता है तो उसके अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं किसी भी काम को नए तरीके से करने के लिए, या फिर उनके अंदर जो है वो हाई इंटेलेक्चुअल थिंकिंग आने लग जाती है
तो इससे प्लानिंग क्रिएटिविटी या फिर इनोवेशन प्रमोट करता है, क्योंकि इट लीड्स टू मोर एंड मोर बेटर वेज टू डू अ टास्क और टू डू अ प्रोसीजर एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अब हमने फीचर में पढ़ा था कि प्लानिंग के इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग के अंदर आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। यहाँ वो कह रहा है कि प्लानिंग हेल्प भी करती है डिसीजन मेकिंग में। कैसे? वो ये कह रहे हैं, अगर आप कोई प्लान बना कर रखते हो, आप प्लानिंग के अंदर आपको पता है कि आप डेवलप करते हो प्रेमाइसिस, आप फ्यूचर को फोरसी करते हो, आप प्रिडिक्ट करते हो फ्यूचर को, पास्ट को भी स्टडी करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं ऑल्टरनेटिव चूज करने में। यहाँ पर हम कह रहे हैं प्लानिंग फैसिलिटेट करती है डिसीजन मेकिंग में, मतलब प्लानिंग हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। हम ये नहीं कह रहे कि प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग होती है, नहीं, प्लानिंग हेल्प भी करती है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि जो प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर आप ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करते हो, फ्यूचर को फोरसी करते हो, वो आपको एनालाइज करके हेल्प करते हैं कि आप डिसीजंस ले सको कि मुझे कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करना है। ओके, आई होप आपको इस फीचर और इस सिग्निफिकेंस में डिफरेंस समझ आया। बातें सेम होती हैं, बट वही बात है कि आपको आइडेंटिफाई करना है केस स्टडी में से। तो जहाँ पे भी दिख रहा है कि प्लानिंग हेल्प कर रही है डिसीजन मेकिंग में, वहाँ पर ये वाला आपका इंपॉर्टेंस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग जो होता है वो हमारा लास्ट फंक्शन होता है अपने मैनेजमेंट का। ओके, ना कंट्रोलिंग के अंदर बेटा क्या होता है कि हम लोग कंपेयर करते हैं प्लान्ड चीज़ों को एक्चुअल चीज़ों से। मतलब सपोज आपने प्लान किया था कि मैं स्कोर करूँगा 80/100, ओके, बट आपको रियलिटी में आते हैं 60/100। अब आपका प्लान तो ये था, आप अचीव ये कर रहे हो, आपको दिख गया कि कहीं ना कहीं डिविएशन है। डिविएशन मतलब जब हम प्लान चीज़ों से पीछे रह जाते हैं या फिर दूर रह जाते हैं। बट कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग चेक करते हैं कि हम प्लान से एक्चुअल कितना दूर है, और अगर हैं दूर तो क्यों हुआ ऐसा, और उन डेविएशंस का रीज़न फाइंड आउट करते हैं ताकि हम दोबारा से प्लान्स डेवलप कर सकें। ठीक है, ताकि हम लोग प्लान्स में चेंजेस ला सकें। आपने एक फीचर पढ़ा था, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये यही दिखाता है कंट्रोलिंग के टाइम पर डेविएशंस मिलने पे आप वापस से अपने प्लान्स को रिवाइज करने की कोशिश करोगे ताकि आप एक्चुअल और प्लान के बीच में जो डिफरेंस है उसको कम कर पाओ। ओके, सो इसीलिए प्लानिंग एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग और इज नेसेसरी टू परफॉर्म कंट्रोलिंग फंक्शन। ओके, हमने एक फीचर पढ़ा था कि प्लानिंग प्रमोट्स अदर फंक्शंस, राइट। तो वहीं पर कंट्रोलिंग में आप ये लिख सकते हो कि प्लानिंग कैसे हेल्प करता है कंट्रोलिंग फंक्शन में। चलो, बोर्ड पर मैंने एक केस स्टडी लिखी है। इस केस स्टडी को मैंने थोड़ा सा मोल्ड किया है एज कम्पेयर टू जो बुक में दी गई थी, सो दैट आई कैन इंक्लूड 2 or 3 इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब हमें वैसे तो पता चल जाता है बुक में देखने के बाद कि ये कौन सा है, बट अगर पेपर में आपको ऐसे स्निपेट दे दिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, राइट। सो अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन वील स्टार्ट डिस्कसिंग इट। ओके, तो उन्होंने बोला है आफ्टर कंप्लीटिंग द डिप्लोमा इन बेकरी, पायल ने सेटअप किया एक स्मॉल आउटलेट गोवा एयरपोर्ट पर, जहाँ पर उसने पहले से ही प्लान बना लिया कि वो क्या क्या बेचेगी। ठीक है, शी डिसाइड्स टू सेल 5 टाइप ऑफ पैटीज, 3 पिज्ज़ा, लो शुगर मफिन्स। ओके, by deciding in advance what to do, how to do, she is able to reduce some risk। यहाँ पर क्या है, planning reduces the risk of uncertainty, है ना। साफ साफ दिख गया कि प्लानिंग करके पहले से ही कि क्या बेचना है, कितना बेचना है, उसने थोड़ा सा रिस्क रिड्यूस किया है अनसर्टेनिटी से जो आ सकता है। ओके,
नेक्स्ट उसने बोला कि विच कैन लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ओके, नाउ उसने बोला कि वो प्लान कर रही है पहले से कि क्या क्या बनाएगी, कितना बनाएगी, जिससे कि वो सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज कर सकती है और ऐसी एक्टिविटीज़ को रोक सकती है जो कि रिड्यूस कर सकते हैं वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ओके, तो ये क्या है? प्लानिंग अवॉइड्स ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। लिख लेना बेटा ये, ठीक है। मतलब आपको साफ क्वेश्चन बता रहा है कि वो ऐसी एक्टिविटीज जो है वो रिड्यूस करेगी जो कि उसके वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को लीड करता है। तो आप अपने प्लानिंग के सारे इंपॉर्टेंस पे जाना और देखना कि हमने कहाँ पे बात की थी कि रिसोर्सेज की वेस्टेज को कम कर सकते हैं, जैसे कि ओवरलैपिंग और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, या फिर एक्टिविटीज़ वो वाली जो कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करती हैं, हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो पायल ने भी वही किया, तो वही इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। बट समटाइम्स हर प्लान्स डू नॉट वर्क एंड शी नीड्स टू रिवाइज हर प्लान्स बाय चेकिंग आउट द डेविएशंस इन हर प्लान्स। सो ये दिखा रहा है कि प्लानिंग के अंदर हमने बात की कि डेविएशंस आ जाती हैं तो हम कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं। तो प्लानिंग हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फंक्शन, क्योंकि प्लानिंग के अंदर जो हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, जैसे कि 5 टाइप ऑफ पैटीज, 3 टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ा, लो शुगर मफिन्स, कितने सेल करेगी वो भी उसने प्लान में बनाया होगा कहीं ना कहीं। अब वो डेविएशंस चेक कर रही है, मतलब प्लानिंग हेल्प्स इन सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग फंक्शन। अब हमने लिमिटेशंस तो नहीं करी हैं, बट साफ दिख रहा है, बट समटाइम्स हर प्लान्स डू नॉट वर्क बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटीज। सो यहाँ पर क्या आएगा कि प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। ये हमारा डिसएडवांटेज होता है। अभी के लिए आप एडवांटेज जितना समझे हो तो प्लीज़ इट्स वेरी गुड थिंग। अगर आपको कोई भी एडवांटेज समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। नाउ स्टूडेंट्स, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के कुछ और केस स्टडीज़ को ज़रूर डालूंगी, प्लीज़ चेकआउट कर लेना उनको और डिसएडवांटेजेस को एक बार रीड भी कर लेना। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन मेल मी और यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please subscribe to my channel, like this video as well, and thank you.